Dear students, good morning all of you once again. Today we will discuss about the economics of class 9th, lesson 2nd and video number 2nd. Okay, so this is the second part of your Okay, second sir. lesson of economics. So in this topic we will discuss about the economic activities by men and women. Page number 19. Okay, if you have book please open. बेटा you will listen carefully in this previous topic. हम लोग कल डिस्कस किए थे पीपुल एज रिसोर्स में कि किस तरह से हम लोग पीपुल को एज ए रिसोर्स उपयोग कर सकते हैं और उसमें क्या चीज़ होता है। तो उसको हम लोग कल देखा था टू स्टोरी शकल एंड बिलास की। याद है आप लोगों को? शकल एंड बिलास की स्टोरी हम लोगों ने कल देखा था कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके हम उससे अधिक से अधिक अर्निंग कर रहे हैं, या उसमें किस तरह से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन के रूप में, या फिर हेल्थ के रूप में, या फूड आइटम्स के रूप में। तो आज हम ये देखने वाले हैं मेनली कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेन एंड वुमेन, महिलाओं और पुरुषों की आर्थिक जो क्रियाकलाप है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है। देखिए हम लोग मेनली बात करेंगे लाइक विलास एंड शकल, बुक में देख सकते हैं आप लोग, पेज नंबर 19 है। Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the farm. In the various activities have been classified into three main sectors, that is primary, secondary and tertiary. देखिए अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज जो है इंडिया की, जो क्लास 10th में आप अगर 10th की इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत की इंडियन इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स हैं उसमें पढ़ाया जाएगा आपको 3 सेक्टर्स के बारे में। जैसा कि आप जाने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हम इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास 10th में, बट यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़, प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, टर्शियरी किसको बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज ऑल द सेक्टर्स दैट मीन्स क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी क्या होता है? तो जितने भी प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चरल से लेकर के आपको फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंडरी पशुपालन है, फिशिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, माइनिंग है एंड क्वेरिंग, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी क्यों बोलते हैं? प्राइमरी बोलने का मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल का प्रोडक्ट्स हो, फॉरेस्ट का प्रोडक्ट हो, एनिमल हस्बेंडरी पशुपालन का प्रोडक्ट्स हो, या फिशिंग मत्स्य पालन का हो, या पोल्ट्री फार्म अंडा का हो, या फिर माइनिंग या क्वेरिंग, जब ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इस एक्टिविटी में काम करने वाले हैं, तो जो इससे प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है, चाहे वो फार्मिंग में आपका एग्रीकल्चर से कुछ फूड ग्रेन्स हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, शुगर केन हो गया, माइनिंग से कोई आपको मिनरल्स हो गए, ओके, इस तरह से जो भी प्रोडक्ट हैं ये सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए, यानी कि इसका जो प्रोडक्शंस है हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि हमने एग्रीकल्चर से कॉटन कॉटन ग्रो किया, तो क्या हम कॉटन डायरेक्ट ग्रो कंज्यूम करते हैं? नहीं करते हैं। जूट है, जूट डायरेक्ट अगर हम कंज्यूम नहीं करते हैं। उसी प्रकार शुगर केन है, डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं, उसका शुगर बनता है फिर हम कंज्यूम करते हैं। कॉटन का कपड़ा बनता है तो हम कंज्यूम करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटी का, जो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में आते हैं जो भी चीज़ें, इनका जो प्रोडक्शन है हम कहीं ना कहीं सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर्स। नेक्स्ट है आपको मैन्युफैक्चरिंग इधर इंक्लूड द सेकेंडरी सेक्टर, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी नया चीज़ बनता है, इस मान लो कि कॉटन से कपड़ा बना, शुगर केन से शुगर बना, जूट से जूट के बैग वगैरह बने, मिनरल ओर से अलग अलग मटेरियल्स बना, तो ये जो बनने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इसे बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, या इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस आर इंक्लूड इन द टर्शरी सेक्टर, यानी कि जो भी जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है बट तैयार प्रोडक्ट्स को ये सर्विस प्रोवाइड करता है। जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं ये इसको एक प्लेस से प्लेस तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टर्शियरी सेक्टर, या इसको हम थर्ड सेक्टर बोलते हैं, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्टर,
अकॉर्डिंग टू द सेक्टर्स जो है आपको जो वर्क्स हैं इसमें कई अलग अलग वर्क भी होते हैं। देखिए आप लोग, तो द एक्टिविटी इन द सेक्टर रिजल्ट द प्रोडक्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो अलग अलग सेक्टरों में एक्टिविटीज होती है क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर जो है गुड प्रोडक्ट करता है। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसीलिए से क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जो भी वर्क करते हैं चाहे वो प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में, तो उससे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं या सर्विस तैयार होते हैं। तो उसमें जो भी हम उसमें वर्क करते हैं डायरेक्ट हमको इनकम होता है। इसीलिए ऐसे एक्टिविटी को बोलते हैं इनकम एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी दो तरह का होता है, एक होता है मार्केट एक्टिविटी और एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो चीज जिसका हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से परचेज और पे एंड प्रॉफिट मतलब होता है। ठीक है, जिस वर्क में अगर हमको पे करते हैं या प्रॉफिट होता है तो ऐसे एक्टिविटी को बोलते हैं मार्केट एक्टिविटी। और जिस एक्टिविटी से हम केवल सेल्फ कंज्यूम के लिए करते हैं उसे मार्केट एक्टिविटी नहीं, उसे बोलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। यहाँ लिखा हुआ है मार्केट एक्टिविटीज आर नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे एंड प्रॉफिट। यानी जिस एक्टिविटी में पे करते हैं या प्रॉफिट कमाते हैं उसे बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज। दिस इंक्लूड प्रोडक्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। ओके, इसमें होता है। और नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है कि प्रोडक्शंस फॉर सेल्फ कंज्यूप्शन, इसमें केवल अपने लिए कंज्यूम करने के लिए यहाँ पर जो भी एक्टिविटी करते हैं उसे बोलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। ओके, दिस कैन बी consumptions and processing for primary product and own account productions of a fixed asset। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने अकाउंट से अपने प्रोडक्शन के लिए करते हैं, उसमें एसेट जो है फिक्स होता है। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स। यहाँ पर एक बात दी गई है कि इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज जो है वर्क को भी डिवाइड किया जाता है, कौन सा वर्क वुमेन का है, कौन सा वर्क मेन का है। क्योंकि मेन टॉपिक सही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। तो आप जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो पुरुष प्रधान कंट्री है, यानी कि इसमें अलग अलग वर्क जो है अलग अलग डिवाइड है। ठीक है, हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता रही है, जो कल्चर रहा है, उसमें वुमेन्स के लिए और मेन के लिए दोनों के लिए अलग अलग एक्टिविटी कुछ डिवाइड किया गया है। जैसे सपोज दैट इसमें लिखा हुआ है, आप बुक पढ़ेंगे डिटेल्स में समझ में आएगा आपको। इसमें मैं समझा दे रहा हूँ कि कुछ वर्क जो है वुमेन के लिए फिक्स है। जैसे मान लो कि आपको डोमेस्टिक वर्क है, घर में खाना बनाना, चौका बर्तन करना, या डोमेस्टिकेशन वर्क जो है वो खासकर कौन करती हैं, औरतें करती हैं, जिसका कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब नहीं है। उसका वर्क जो होता है अनपेड होता है, उसके लिए कोई फिक्स पैसे या मनी जो है प्रोवाइड नहीं होता है। बल्कि जो पुरुष होते हैं वो घर का काम, डोमेस्टिक काम कम करते हैं, वो वैसे वर्क करते हैं जिसमें ज़्यादा इनकम होता है या फिर उससे जो है मनी जो है अर्न करते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे वर्क हैं जो डिवाइड होता है कि ये वर्क मैन नहीं करेंगे, ये वर्क औरत नहीं करेंगी। इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन औरत और पुरुष का हो गया। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा विलास और शकल दोनों की फैमिली में आपने देखा कि जो विलास की माँ है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हैं, जो है कि फिश जो है आपको सेल करती हैं, परचेज करती हैं। इस तरह से कह सकते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हैं। जबकि शकल की माँ थी वो घरेलू वर्क करती हैं, घर में चौका बर्तन, खाना बनाना, साफ पोछा झाड़ू करती हैं। तो उसका कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है। उसका जो वर्क करने का जो है कोई आपको कंट्री में नेशनल इनकम में उसका मतलब पार्टिसिपेशन नहीं होता है। बल्कि जो ये शकल ईश्वर विलास की जो माँ थी, जो फिश को सोल्ड करती, बेच रही थी, उसका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो अपने फैमिली के लिए प्रोडक्शन करती है, फैमिली के लिए मनी अर्न करती है। तो ऐसे वर्क को ये डिवाइड करता है पेड मनी, पेड वर्क और नॉन पेड वर्क। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सम वुमेन हैव इंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर। और डे बाई डे जो चेंज हो रहा है फैसिलिटी मॉडर्न एज में, और जो लोगों की विचारें चेंज हो रही है, एजुकेशन फैसिलिटी चेंज हो रही हैं, तो जो एक्टिविटी भी क्या हो रही है डे बाई डे चेंज भी हो रही है। क्योंकि अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ना हो, चाहे वो आपको डिफेंस का हो, मेडिकल का हो, एजुकेशन का हो, यानी कि हर एक फील्ड में अब जो है मैन के साथ साथ वुमेन भी अपना वर्क कर रही हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देते हैं
क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, पेज नंबर 20 देखिए आप लोग। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, किसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पर देखने का बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन indicated by the life expectancy and skill formation acquired by the people ऑफ द कंट्री। यानी कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि उस किसी भी पॉपुलेशन में एजुकेशन किस तरह से है, उसका रेट क्या है, उसकी हेल्थ की क्या पोजीशंस है, और उसका एक्सपेक्टेंसी और स्किल किस तरह से है, और किस तरह से जो है स्किल रिक्वायर किया है। तो जिसका ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटी है, हेल्थ हेल्थ मतलब मैटर्स है, या फिर अदर्स फैसिलिटी जितना जितना जिसका ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, वो क्या है, उतना ही गुड क्वालिटी का पॉपुलेशन माना जाता है। सपोज दैट कोई एरिया है, कोई विलेज है, कोई टाउन्स है, वहाँ के लोग बहुत ही इलिटरेट है, अशिक्षित हैं, और वे लोग का जो हेल्थ प्रॉब्लम बार बार होता रहता है, तो ऐसे एरिया को हम गुड क्वालिटी या फिर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं कर सकते हैं। जबकि अदर एरिया है जहाँ पर हाई एजुकेशन है, जैसे मान लो कि हमारे इंडिया की बात करें, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लिटरेसी रेट का डिफरेंस है। जैसे हम साउथ इंडिया में केरला की बात करें, और आपको नॉर्थ इंडिया में बिहार उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ पर लिटरेसी रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो गुड या फिर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो क्या है, वेरिएशंस है। मायने रखता है आपका एजुकेशन फैसिलिटी क्या है, हेल्थ फैसिलिटी क्या है, और आपका जो कौशल्स यानी कि स्किल्स और एक्सपेक्टेंसी क्वालिटी क्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। यानी कंट्री का ग्रोथ रेट ये डिसाइड करता है कि आपके कंट्री का क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशंस आर लेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी फॉर द इकोनॉमी, लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। देखिए इसे दिया है कि अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन जो है अनहेल्दी है या फिर इलिटरेट है, तो एक तरह से वो देश पर बोझ है, देश पर भार है, वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन पे वो क्या है, बर्डन है। और जिस कंट्री की पॉपुलेशन हेल्दी है और लिटरेस है और स्किल्स नॉलेज उसके पास है, तो वो बोझ नहीं है, बल्कि क्या है, वो एसेट्स है, एक संपत्ति है, एक उसकी पूंजी है। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बेकार वस्तुएं होती है जो हमारे घर में बोझ हो जाती हैं, चाहते हैं कि उसको हम जल्दी से जल्दी इसको डिस्ट्रॉय करें, समाप्त करें। और वहीं अगर कोई काम की वस्तु होती है तो हम कहते हैं भाई रखो इसको, ये हमारी काम की वस्तु है, ये हमारी पूंजी है, ये हमारी संपत्ति है। उसी प्रकार किसी भी कंट्री के लिए जो पॉपुलेशन होती है वो एसेट्स भी है, होती है, और आपको क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, लाइबिलिटी भी हो जाती है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर क्वालिटी नहीं है उसमें तो एक बोझ है, और क्वालिटी है तो क्या है, वो आपका वो एसेट्स है, एक संपत्ति है। ये कैसे डिपेंड करता है, हम इसके लिए क्या करें क्वालिटी पॉपुलेशन के लिए, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन लाने के लिए सबसे पहला जरूरी है हेल्थ, इसके बाद एजुकेशन और अदर फैसिलिटीज। तो हम बात करेंगे पहले हेल्थ पर, बात करेंगे हम पहले एजुकेशन पे, कि एजुकेशन किस ढंग से होना चाहिए पॉपुलेशन को हेल्दी करने के लिए, पॉपुलेशन को क्वालिटी लाने के लिए। देखते हैं कि आपने एग्जाम्पल पढ़ा शकल और बिलास की, तो आपने देखा कि शकल जो है इनिशियल पीरियड में अपने क्लास में अपने गांव में ही स्टडी करता है, इसके बाद हायर स्टडी ले जाता है अपना सिटीज़ में, और वहाँ पर हाई स्टडी करता है। इसके बाद उसे एक जॉब मिल जाती है, और उसे मनी अर्निंग करना शुरू करता है। और एक जो है आपने देखा बिलास की, कि बिलास अपने गाँव में रह करके, चूँकि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम भी थी, उसका हेल्थ भी सही नहीं था, जिसकी वजह से वो स्टडी नहीं कर पाया, और उसके पास इतनी आर्थिक कंडीशन सही नहीं थी कि वो डॉक्टर को दिखा सके। तो देख सकते यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे कि एक एजुकेशन पर्सन और एक नॉन एजुकेटेड पर्सन में क्या डिफरेंस है। एजुकेटेड पर्सन जो बिलास शकल जो था, वो अच्छा खासा जॉब प्राप्त करके वो अपने मॉर्निंग अर्निंग कर रहा था, अपने लाइफ को अच्छे ढंग से वेस्ट मतलब इंजॉय कर रहा था। जबकि जो शकल है वो अन एजुकेशन होने की वजह से या फिर हेल्थ फैसिलिटी ना होने की वजह से वो जो है घिसा पिटा वहीं जो ओल्ड वर्क है उसकी जो मम्मी करती थी, फिश को सोल्ड करती थी, वहीं काम करके अपना गुजर बसर कर रहा था। तो आप देखते हैं कि जब क्वालिटी जब पॉपुलेशन में होगी तो कंट्री के साथ साथ अपना भी डेवलपमेंट होगा, और अगर नहीं है तो क्या होगा, डेवलपमेंट अपना के साथ साथ कंट्री का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने जब इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी कंट्री के क्वालिटी पॉपुलेशन को क्वालिटी देने के लिए, उसमें हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है। तो गवर्नमेंट की अगर बात करें तो हम यहाँ देखेंगे लिटरेसी रेट,
कि एक मैप आपको दिखाने का प्रयास करूंगा मैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है इस एजुकेशन फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए क्या वर्क कर रही है। तो आप यहाँ देखेंगे एक मैप दिया हुआ है, एक चार्ट, मैप नहीं इसको कहेंगे, इसको चार्ट कहेंगे। आप देख रहे हैं कि जो इंडिया का ये दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है पर्सन मेल एंड फीमेल, पर्सन मेल एंड फीमेल में क्या क्या रेट ग्रोथ हो रहा है। तो आप यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि 1951 में जो ये आपका है लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया का है, या इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है, तो यहाँ पर 1951 में जो है 10 यानी कि 15 के आसपास मेल का है, सॉरी पर्सनस हैं, इसमें आपको 25 मेल और आपका 8 के आसपास जो है फीमेल हैं। उसी प्रकार आप कंपेरेटिवली अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप देखते पाएंगे कि 2001 में यानी गवर्नमेंट ने प्रत्येक 5 ईयर्स या 10 ईयर्स की जो उसकी प्लान्स रही है, उस प्लान में एजुकेशन पर कितना मतलब उसको माइंड कंसंट्रेट किया गया है और नए नए प्लान बनाए गए हैं किस तरह से जो लिटरेसी रेट जो है वो आपको इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब जैसे 2001 में और 1951 में यानी क्या है 50 ईयर्स 60 ईयर्स के बाद ये हमारे कितना डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम में हुआ है। ये कैसे हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट जो है इस पर वर्क कर रही है, अलग अलग प्लान बना करके, अलग अलग स्कीम बना करके गवर्नमेंट जो है वर्क करने का वर्क जो है कर रही है। तो जाए क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो डेवलप हो रहा है। ओके, तो इसको पढ़ेंगे अगर आप लोग तो देखेंगे ध्यान से कि इसमें क्या हुआ है कि एजुकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए जो है इसमें यहाँ पर देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर द प्रोवाइडिंग सेवरल एसेट्स रिलेटेड रिटेंशन द क्वालिटी ऑफ इन मिलिट्री एजुकेशन विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, यानी खासकर से गर्ल्स को पढ़ाने को भी ध्यान दिया गया है। अभी देखा मैप में गर्ल्स का रेशियो जो है हमेशा से कम रहा है, और आज भी जो है एजुकेशन फील्ड में जो गर्ल्स फिर भी इतना डेवलपमेंट होने के बाद, इतना गवर्नमेंट ने प्लानिंग करने के बाद भी हमारे जो रेशियो अगर हम क्लास में देखें तो आपको 40 और सॉरी आपका कह सकते हैं हाँ 40-60 का रेशियो क्लास में होता है। अगर 60% गर्ल्स हैं तो 40% ही केवल सॉरी 60% बॉयज और 40% ही गर्ल्स हैं। फिर भी हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स चला रखे हैं जो कि गर्ल्स के साथ साथ बॉयज के साथ साथ गर्ल्स का भी एजुकेशन में डेवलपमेंट हो। ओके, तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसमें कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं। यहाँ पर एक और चार्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है डे बाय डे जो है बच्चों की या एजुकेशन फैसिलिटी में अदर्स मटेरियल्स की इंक्रीमेंट हो रही है। तो आप यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो एक डायग्राम दिखाया गया है ईयर वाइज कि 1951 में जो कॉलेजेस की संख्या थी 750 थी, उसमें 30 यूनिवर्सिटी थी, उसमें स्टूडेंट की संख्या 2,36,000 थी और टीचर्स थे 24,000। तो इस प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे 1991 में, तो देखेंगे कि इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर हम लास्ट में देखते हैं 2012-13 में कि संख्या क्या हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसमें गवर्नमेंट की जो है पॉजिटिव थिंकिंग रही है, पॉजिटिव प्लान रहा है, जिसके वजह से जो है हमारे कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटी में डेवलपमेंट हुआ है। इसमें कई सारे प्रोग्राम भी, इसमें मिड डे मील आता है, सर्व शिक्षा अभियान आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बात की गई है कि मिड डे मील से क्या होता है कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ जो पुअर कैटेगरी से आते हैं उन्हें भोजन की भी व्यवस्था हो पाती है। चूँकि कंप्लेन था कि भाई हम फूड की व्यवस्था करें बच्चों की या फिर क्या करें, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। तो गवर्नमेंट ऐसा स्कीम चलाए कि बच्चे एजुकेशन के साथ साथ अपने न्यूट्रिएंट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों रहेगा तब हम कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मान लो कोई व्यक्ति खूब पढ़ा लिखा हो, बस उसका हेल्थ वर्क नहीं कर रहा है, हेल्थ सही नहीं है, तो फिर भी वो क्वालिटी नहीं कही जा सकती है। या खूब हम मुस्तंडे हैं, हेल्दी हैं और एजुकेशन नहीं है, तो फिर हम क्या वहाँ पर उसको गुड या फिर हेल्दी या फिर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम चलाई। हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं हेल्थ, ठीक है, कि हेल्थ में क्या कैसे मान रखता है हमारा इसमें, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको पॉइंट्स को बंद करते हैं और